तो गाइस पहले तो वेलकम है सभी का जेबी टॉक शो में। हमने 20 एपिसोड कंप्लीट कर लिए, तो ये एक ना मतलब मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है ये, और आप सभी के लिए भी होगी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। 20 एपिसोड्स के बाद मैं सोच रहा था कि कुछ एक्सीलेंट और बढ़िया कंटेंट बने। बढ़िया से मतलब ये था कि यार कुछ ऐसी फील्ड के बारे में जानकारी दूं जिससे कि ना आप सभी भी घर बैठे कुछ ना कुछ अपने आप फ्री टाइम में कर सको। तो आज हम बात करेंगे डिज़ाइनिंग के बारे में, फ्रीलांसिंग कैसे होती है। तो एक बहुत ही अ, अच्छी फील्ड के बारे में जानकारी हम इस एपिसोड में लेंगे। आज के गेस्ट का नाम समृति है। समृति मैम बहुत बढ़िया डिज़ाइनर है और एक फ़िटनेस कोच भी हैं। बट आज का एपिसोड हमने डिज़ाइनिंग फील्ड पे रखा है, तो बहुत एक्सीलेंट आपको नॉलेज होगी। जैसे आप थंबनेल्स देखते हो या फिर वीडियोस देखते हो या ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के बारे में आपको नॉलेज होगी। फॉर एग्जांपल आप एनिमेशंस भी देखते हो, तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी अभी। सो इस एपिसोड में आपको काफ़ी चीज़ें नॉलेजेबल पता लगेंगी इस फील्ड के बारे में। एंड वन मोर थिंग, बीएससी एग्रीकल्चर एंड कुछ बिहाइंड द सीन थिंग्स थी जो मैं लाता अगर आपके सामने, तो आप कहते कि यार जतिन तो इज़ फ्रॉम मीडिया, तो वो क्या ही चीज़ें ब्रिंग करेगा। तो मेरे मन में ये था कि क्यों ना कुछ नया पर्सपेक्टिव और नई चीज़ें भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में पता लगे। तो दिस एपिसोड इज़ वेरी इंसाइटफुल, लास्ट तक देखना। एंड जैसे मैं कहता हूँ जर्नीज बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, तो लास्ट में आपके लिए मैसेज भी रखा है, तो लास्ट तक ये एपिसोड आपने कंप्लीट करना है। लास्ट में आपके लिए ब्यूटीफुल मैसेज रखा है मैंने, वो देख के जाना। तो अब मैं करता हूँ वीडियो स्टार्ट। वेलकम टू द शो। समृद्धि मैम, आपके बारे में मैंने रिसर्च किया, आपकी डिज़ाइनिंग देखी जो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आज के टाइम पे ऐसे डिज़ाइनर ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट था, बट मेरा मन था कि मैं एक ऐसे डिज़ाइनर को अपने शो पे लाऊं जो बहुत बेहतरीन डिज़ाइन कर रहा हो। और हमने आपकी ऐसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल फाइंड आउट की। अब समृद्धि मैम, मैं आपसे बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। पहले तो यही क्वेश्चन आएगा कि कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई है, कहाँ से समृद्धि ने डिज़ाइनिंग सीखी है और कैसे इस फील्ड में आई। डिज़ाइनिंग तो बेसिकली मैंने मतलब कहीं से ऐसे स्पेसिफिक सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कभी भी ऐसे कोर्स नहीं किया। अगर हम उसको एक तरह से जेनेटिक्स भी कह सकते हैं, बिकॉज माय फादर यूज टू पेंट और वो बहुत अच्छा पेंट करते हैं। उनके बहुत इतने क्या इस वॉल जितने बड़े बड़े पेंटिंग्स हमारे घर में लगे हैं। तो ही यूज टू डू ऑयल पेंटिंग व्हेन ही वाज स्टडीइंग एंड एवरीथिंग, तो ही इज़ गुड एट आर्ट। माय मदर डिड फैशन डिज़ाइनिंग, सो शी इज़ ऑल्सो गुड एट आर्ट। तो उसके लिए क्रिएटिव का तो हमेशा से था, बट उसको परस्यू करने के लिए थोड़ा सा करेज और उसको आइडिएट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा मुझे। बट इट वर्कड आउट फॉर मी। तो डिज़ाइनिंग के लिए सीखना नहीं पड़ा इतना ज़्यादा, बस ये था कि हाँ, हम डिज़ाइनर्स का ही होता है कि आप कहीं से कुछ इंस्पिरेशन पिक करते हो और आप फिर सोचते हो कि उसको आप रिक्रिएट कैसे कर सकते हो और उसमें अपना सिग्नेचर, अपना एसेंस कैसे डाल सकते हो। तो वही करते करते मैंने डिज़ाइनिंग स्टार्ट करी। मैंने डिज़ाइनिंग मतलब लिटरली सीधे डिज़ाइन से ही नहीं स्टार्ट करी। स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ शौक था इलिस्ट्रेशंस करने का। तो मैंने आईपैड के लिए रिक्वेस्ट करा, आईपैड लिया। लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे इलस्ट्रेशंस बनाए। फिर उसके बाद मैं पेड वर्क करने लग गई इलस्ट्रेशंस में। उसके बाद ये करते करते मुझे अलग अलग ग्राफिक्स के लिए फिर उसके बाद ऑफर्स आए कि आप हमारे लिए, किसी ने कहा इनविटेशन कार्ड बना दो, पोस्टर बना दो। तो मैं उसके लिए रेफरेंसेस देखती थी, उनको डिज़ाइन करती थी। वो डिज़ाइन करते करते मैंने पोस्टर्स एंड ऑल दिस ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये सब भी सीखा। उसके बाद ट्रेंड्स फॉलो करने स्टार्ट करे। बट टिल देन ये था कि उस टाइम पे मैं ना बैचलर्स करती, 2019-20 की बात है ये। मतलब तब मेरे पास ना बहुत ज़्यादा टाइम रहता था, बिकॉज इट वॉज लॉकडाउन। और मुझे स्टडीज़ मुझे इतनी कुछ खास इंटरेस्टिंग लगती नहीं थी। इट वॉज जस्ट बिकॉज कि मैंने साइंस फील्ड लिया था, तो मुझे उससे रिलेटेड कुछ करना पड़ा। मैंने लिटरली मेडिकल की 1 साल कोचिंग भी करी है, to just stay in this field, to keep everybody happy to do. I tried something good in that field, but हमेशा एक डिज़ाइन एक मेरे को फैसिनेट करता रहता था। तो मैं उसके लिए फिर वही कहा थी मैं कि मैं डाइवर्ट कर जाती हूँ। कोई बात हाँ। नहीं। तो मैं ये बता रही थी कि फिर 2020 में काफ़ी सारा टाइम रहता था, लॉकडाउन में इतना स्टडी नहीं करना पड़ता था, तो मैं आराम से अच्छे से डिज़ाइनिंग, उसके बाद मैं लोगोस डिज़ाइन करने लगी। तो लोगो डिज़ाइनिंग वैसे धीरे धीरे करके चंक्स में मैंने चीज़ें सीखी। बट उसके बाद फिर लॉकडाउन ख़त्म हो गया, तो मुझे स्टडीज़ अपना रिज्यूम करने पड़े।
मेरे को अपना बैचलर्स पूरा कंप्लीट कर पड़ा। उस ड्यूरेशन में मैंने एक और नई चीज़ स्टार्ट करी विच वॉज ब्लॉगिंग। तो उसके भी थंबनेल्स मैं डिज़ाइन करती थी अपने खुद के ब्लॉग्स के। तो वहाँ भी थोड़ा बहुत एक पार्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वहाँ लोगों के टर्म, वहाँ थंबनेल के टर्म्स में भी सीखा, एडिटिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग भी सीखी, एंड आई डिड ऑल दैट। उसके बाद ये था कि मास्टर्स में जब एडमिशन लिया ना मैंने, तो आई वॉज ऑफर्ड टू मैनेज अ सोशल मीडिया फॉर एन एनजीओ कॉल्ड आई सहयोग एनजीओ, जिसमें ये था कि मुझे उनके सारे पोस्टर्स, फंड रेजिंग पोस्टर्स एंड पीपीटीज एंड एवरीथिंग, सारे पिच डेक्स वगैरह और ये सब बनाना रहता था। तो आई वॉज मैनेजिंग एज वेल एज आई वॉज डूइंग द ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर दैम। तो वहाँ वो करते करते मतलब प्रोफेशनली ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई कुछ टाइम करते करने के बाद। फिर ये हुआ कि मेरे थीसिस आ गया, उसका फिर से गैप आया। बट देन इट वाज लाइक कि अब इतना सारी पढ़ाई कर ली थी तो मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में ही कुछ करना पड़ेगा। मास्टर्स इन एंटोमोलॉजी करने के बाद मुझे लगा कि मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना पड़ेगा। पर ये हुआ कि आई ऑल्सो ऑलवेज लव्ड टेक। मुझे बस ये था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे लैपटॉप चलाने को मिले, कुछ नया रोज करने को मिले। तो आई वॉज सजेस्टेड बाय सम ऑफ माई रिलेटिव्स कि तुम डेटा एनालिसिस कर लो। या तो यूआई यूएक्स में मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछे थे इन चीज़ों को लेकर कि मैं मतलब अगर ग्राफिक डिजाइनिंग करने भी लग जाती हूँ या जो भी करती हूँ, तो उसमें मतलब यूआई यूएक्स करती हूँ तो जैसे मैं आईटी कंपनीज में इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई करूँगी तो मुझे कोई प्रेफरेंस देगा कि नहीं देगा, बिकॉज माई डिग्री इज इन। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये तो स्किल बेस्ड है। और यही करते करते फिर अपना ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स फिनिश करने के बाद मैंने जब अपनी फर्स्ट जॉब क्रैक करी तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ, ऐसा नहीं है कि सबसे अच्छी चीज़ ग्राफिक डिजाइनिंग और ये टेक्निकल और स्किल बेस्ड जॉब्स में यही होती है कि आपका क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका पोर्टफोलियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर क्वालिफिकेशन ले लो, आप अपनी डिग्री कर लो, कितनी भी अच्छी जगह से डिग्री कर लो, पर आपके पास अच्छे डिज़ाइन नहीं है अपने पोर्टफोलियो पे दिखाने के लिए, अगर आप अच्छा डिज़ाइनिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कोई नहीं लेगा। आप असाइनमेंट उनका अच्छा नहीं बना के दोगे तो कंपनी आपको नहीं लेगी। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग और यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के टर्म्स में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इंटरव्यू के लिए इंटरव्यूअर के सामने आपको बैठ के इंटरव्यू नहीं देना पड़ता। वहाँ पे इंटरव्यू लास्ट में एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है, या फिर ये है कि आपने जो डिज़ाइन करा है वो उसको एक्सप्लेन करना पड़ती है, आपने कहाँ से इंस्पिरेशन पिक करके अपना ये जो जो भी असाइनमेंट दिया है। कि जैसे हम अप्लाई करते हैं ना जॉब्स के लिए, मैं उन सब के लिए कह रही हूँ, उन सब लोगों के लिए कह रही हूँ जो ग्राफिक डिजाइनिंग जॉब्स ढूंढ रहे हैं। ये उन सब के लिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि होता क्या है कि आप अप्लाई करते हो जॉब तो वहाँ के बदले में असाइनमेंट आता है बस। आपको डिज़ाइन असाइनमेंट के बेसिस पे ही सेलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो इंटरव्यू होता है ना वो बस फॉर्मेलिटी होती है। क्योंकि उनको अगर एक इंसान की मतलब डिज़ाइंस के मामले में यही चीज़ है कि आपकी अगर आंखों को कोई चीज़ भाग गई, को किसी का डिज़ाइन अगर भाग गया, तो आप उसको लेना ही चाहते हो, फिर वो इंटरव्यू फॉर्मेलिटी में रह जाती है। तो आपको बेस्ट करना है कि इंटरव्यू से ज़्यादा आप ध्यान अपने डिज़ाइन पर दो। तो ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में ये फायदा था कि वहाँ पे प्रॉपरली स्किल बेस्ड है rather देन क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग। वहाँ क्वालिफिकेशन इतना ध्यान नहीं देता है कोई। तो फिर इसलिए मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग परस्यू की और जॉब करी। बट जॉब करने के मामले में 2 कंपनीज, 3 कंपनीज ऐसे स्विच करने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि ना कंपनीज में क्या होता है ना, उनकी एक बेसिक गाइडलाइन होती है, ब्रांड गाइडलाइन होती है, उसके अंडर आपको लेके चलना पड़ता है। और डिज़ाइनर्स के मामले में अगर आप बोलोगे ना तो डिज़ाइनर्स का ऐसा रहता है ना कि हमको हर टाइम ऐसा नहीं होता कि हमको कोई बहुत अच्छा डिज़ाइन क्लिक करेगा। डिज़ाइन क्लिक करता है, पर जो ऑफिस टाइम जो है आपका 10 से 7, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि उस टाइम पे आपको कोई क्रिएटिव डिज़ाइन हिट कर जाए। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए जॉब्स में ही है कि आप जॉब टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है डिज़ाइन पर। क्योंकि वही फिर हो जाता है 2-3 दिन हो जाते हैं, इंसान को डिज़ाइनर्स ब्लॉक आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा रस होता है बैठ के। और यही मेरे साथ भी होता था, मैं पूरा पूरा एक डिज़ाइन पर, एक ब्रांड गाइडलाइन से रिलेटेड एक डिज़ाइन पर बैठी रहती थी और फ्रस्ट्रेट होती थी कि मेरे से ये बन क्यों नहीं रहा, मैं इतनी छोटी सी चीज़ क्यों नहीं बना पा रही हूँ। तो वो सोचने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि यार स्विच टू फ्रीलांसिंग, ताकि मेरे को जब डिज़ाइन बनाने का मन करे कि जब मुझे आइडिया अचानक से क्लिक हो जाए, वो रात के 2 बजे और 3 बजे हो, मैं वो डिज़ाइन फिनिश करूँ और वो ख़त्म कर लूँ, rather देन पूरे दिन एक डिज़ाइन पे बैठे रहने से अच्छा है। किसी दिन ऐसा होगा, मुझे पता है किसी दिन ऐसा होगा, किसी दिन मुझे पूरा दिन कोई डिज़ाइन नहीं आइडिया आएगा, पर उसके अगले दिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं 4-5 डिज़ाइन एक साथ बना दूँ। तो उस चीज़ की लिबर्टी लेने के लिए मैंने फाइनली फ्रीलांसिंग पे स्विच किया एंड नाउ आई एम अर्निंग लाइक almost double to my job doing freelancing and on my terms and on my time.
तो मैम बहुत ही बढ़िया आपने अपनी जर्नी बता दी हमें। मैम मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो आपके बारे में एक चीज़ पता लगी, आपने बीएससी इन एग्रीकल्चर की एंड मास्टर्स इन एग्रीकल्चर की एंड पीएचडी तक आपने क्लियर कर ली थी। तो वाई एग्रीकल्चर को छोड़ने का क्या रीज़न रहा? एग्रीकल्चर क्यों आपने मतलब एकदम से ही छोड़ दी? क्योंकि बिकॉज आपने बहुत अच्छा वहाँ पे भी डायनेमिक्स खड़े कर लिए थे। मतलब यहाँ पर ना, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, यहाँ पर इंसान के पास मोस्टली बहुत ज़्यादा यहाँ पे करियर ओरिएंटेड लोग रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा ही एजुकेटेड लोग रहते हैं। यहाँ हर पड़ोस वाला पीएचडी क्वालिफाइड, पीएचडी स्कॉलर, प्रोफेसर ही है। यहाँ मोस्टली सब प्रोफेसर ही है, बहुत एजुकेटेड एनवायरमेंट पर लोग हैं। तो यहाँ इनका यहाँ पर मोस्टली एम यही होता है कि या तो बच्चा बच्चा सिर्फ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड फील्ड में ही जाना चाहिए। तो या तो, और यहाँ पर हर दूसरा बच्चा मेडिकल की कोचिंग में, हर दूसरा बच्चा आईआईटी की कोचिंग में ही है। आप हर लाइन छोड़ के देख लोगे, हर एक घर छोड़ के देखोगे। तो मेरे को भी वही था, यहाँ की सोसाइटी के उसके हिसाब से भी नॉर्म्स या रूल्स होते हैं, सोसाइटी का एक्सेप्टेंस होता है, उसके हिसाब से मुझे भी ऐसा था कि मेरे को भी मेडिकल, पहले मेडिकल प्रेफरेंस था। तो उस प्रेफरेंस के हिसाब से मैंने बायोलॉजी बायोलॉजी लेने के बाद, मतलब अपने 11th में बायोलॉजी स्ट्रीम पिक किया। वो लेने के बाद उसके बाद मैंने एक साल ड्रॉप भी करा, मेडिकल की कोचिंग करी, पर वहाँ घुसते ही मुझे समझ में आया कि ये एनवायरनमेंट मेरे लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई वाली चीज़ है। मैं वहाँ एक हफ्ते नहीं पढ़ सकती हूँ, तो मैं पूरे साल वो मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने वहाँ तो उस चीज़ से गिव अप हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने स्टडी करा और यहाँ जीबी पंत यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्लियर करा। और यहाँ पर ऐसा हुआ कि मुझे वेटनरी सीट भी मिल रही थी, बट फॉर सम रीजंस बाय वन सीट आई मिस्ड इट। अदरवाइज वेटनरी मिल जाती तो ऑब्वियसली, और इसलिए भी मैंने ये चीज़ पिक करी कि हाँ ठीक है, घर वाले खुश हो जाएंगे, घर वालों, और बीइंग द एल्डेस्ट चाइल्ड इन माई हाउस, और हर घर के सबसे बड़े बच्चे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि मुझे अकेडमिक, या तो अकेडमिकली या फिर रिलेशंस बेसिस पर वो इंस्पिरेशन बनना पड़ेगा सबके लिए, कि कम से कम हर कोई मुझे बेंचमार्क की तरह देखे कि हाँ हमको एटलीस्ट इतना तो करना ही करना है। तो उस वजह से मैंने फिर जो मुझे बेस्ट उस टाइम पर मिला कि ठीक है, बैचलर्स इन एग्रीकल्चर मिल गई, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी से। वहाँ पर मैंने अपना बैचलर्स करा, पर दैट बैचलर वाज लाइक, मेरे लिए बस ये था कि मुझे बस इसको कैसे कैसे करके पास करना है, मुझे इंटरेस्ट नहीं था उस डिग्री में, बस कर रही थी। और वहाँ पर भी पहले दिन ही एंट्रेंस लेने के बाद भी वहाँ के खुद के टीचर्स तक ने ये चीज़ कही थी कि हाँ मुझे पता है, हमें पता है कि आप में से आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनका मेडिकल क्लियर नहीं हुआ है, इस वजह से आप एग्रीकल्चर करने हैं, क्योंकि मेडिकल के बाद वेटनरी और वेटनरी के बाद एग्रीकल्चर ही है बेस्ट। और क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो ऑब्वियसली उसको ग्लोरीफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया है करियर के मामले में, पर एग्रीकल्चर का जो मेरी बैचलर्स थी वो करते वो निपट गई। और उसके बाद फिर बहुत सारे ऑप्शन थे, मैम एमबीए करना या जॉब करना। पर मैं अगर सच बताऊँ तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में होने के बाद भी अगर 50% प्लेसमेंट भी नहीं है ना इस डिग्री के लिए, तो आई डोंट फील लाइक दिस डिग्री इज वर्थ इट। क्योंकि जब इसके लिए यहाँ पर इतनी हायरिंग, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में ही हायरिंग नहीं आ रही है, बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ही लगे पड़े हैं कि हम ही एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर ऑफिसर बन जाएंगे। तो फिर भी मतलब आधे बच्चे अभी भी बेरोजगार ही हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद, कि चलो ठीक है इतने सारे ऑप्शंस हैं, एमबीए है, प्राइवेट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब है, उसके बाद भी आधे लोग, मेरे को देख लो, मैंने भी सारे एग्जाम्स दिए लेकिन हुआ तो कहीं नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जब भी ऐसे ही बैठे, तो इतनी अच्छी डिग्री करने के बाद, इतनी ग्लोरीफाई उसको करने के बाद परेशानी होना है, तो मुझे मुझे इतना स्ट्रेस नहीं चाहिए था, वो भी ऐसी चीज़ में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद सबसे यहाँ पर सबसे ऐसा चीज़ ये है कि जब आपको जो बीएससी के पे स्केल पे मास्टर्स करने वाला बंदा मास्टर्स पास आउट मिल जाए, और मास्टर्स की पे स्केल पे पीएचडी करा हुआ बंदा आपके लिए आ जा रहा है, इतना आप लोगों ने अंडर रेटेड कर दिया है डिग्री को, तो फिर क्या ही वर्थ इट रह जाता है करने के लिए उस केस में, जब आपको उतना पेमेंट कहते सब है कि हाँ 40-50 हज़ार मिल रहा है, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है। 40-50 हज़ार पीएचडी करने के बाद भी, जब आप फ्रेशर ही हो, 7 साल मतलब 4 साल डिग्री, 2 साल मास्टर्स, 7 साल पीएचडी करने के बाद भी आप मार्केट में फ्रेशर ही हो, तो फायदा नहीं है ना, फिर भी पीएचडी वाले भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए भी मैंने डिसाइड करा तो मैम इस पे मैं कि अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बेसिकली बीएससी एग्रीकल्चर ही मैंने की है। तो ये बात आप सही कह रहे हो कि आज के टाइम पे एग्रीकल्चर की डिग्री जो पहले थी
जो पहले लोग करके निकलते थे तब बहुत वर्थ थी। आज के टाइम पे मास्टर्स वालों को बीएससी में रख लेते हैं और पीएचडी वालों को मास्टर्स पे रख लेते हैं और पे स्केल है ही नहीं है। और मोस्टली जब मैं भी एग्रीकल्चर कर रहा था तो अराउंड 45 स्टूडेंट्स हैं हमारी कॉलेज में। 45 में से मुझे लगता है 5 to 6 बच्चे होंगे जिनकी जॉब्स लगी होंगी। एंड उनमें से भी एक दो की गवर्नमेंट जॉब अब जाके लगी है 6-7 साल बाद। तो आप खुद देख लो कि उन्होंने तब बीएससी एमएससी की थी और 7 years के बाद जॉब जाके लग रही है। तो इट्स लाइक बहुत है इस चीज़ का। तो ये तो आपने बहुत ही रियल टाइम चेक दिखा दिया है सबको। मैम मैंने बहुत बार रियलिटी देखी है। हाँ जी। पेरेंट्स है ये सोच के यहाँ पर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में ये सोच के बच्चों को भेजते हैं और सब जगह ब्रैग करते हैं कि हमारा बच्चा तो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है पन्ना। पर उनको नहीं पता कि यहाँ बच्चे की कितनी बुरी हालत है। बच्चा नौकरी के लिए परेशानी हो गया, घर आके भी 2 साल पढ़ा ही है, पढ़ ही रहा है पेपर निकालने के लिए इतनी अच्छी डिग्री करने के बाद। तो कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो यहाँ का एमबीए है कि कम से कम वो 100% प्लेसमेंट तो करा रहे हैं। ऐसा बड़ा पैकेज में भी ऐसा नहीं है, बड़े पैकेज में भी 180 बैच में थे मेरे, 188 बच्चे बैच में थे। उसमें से 2 या 3 का बड़ा पैकेज लगा होगा, उसमें से बाकी सब एवरेज पैकेज 6 lakhs बस। 6 lakhs, 5 lakhs, 3 lakhs। 3 lakhs में भी मास्टर्स वाले को उठा ले रहे हो जब उनको ज़्यादा एजुकेटेड बंदा मिल रहा है। तो फिर इसलिए मुझे उतना वर्थ इट फील नहीं हुआ। ऊपर से बंधने का कोई शौक नहीं था मुझे। नहीं मैम, ये बहुत अच्छी आपने बात डिस्कस भी की और मैं ये चीज़ ऑन कैमरा भी लाना चाह रहा था, क्योंकि मैं अगर बोलता तो शायद लोग विश्वास ना करते, बट इट्स ए रियलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। मैम अब राइट नाउ जैसे जॉब आपने छोड़ दी, स्विच कर ली, फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं? क्योंकि बेसिकली मैं ये जो एपिसोड भी बना रहा हूँ, बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट ही ये है, आज हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड डिस्कशन करें। तो फ्रीलांसिंग कैसे कर सकता है कोई भी इस फील्ड में, और कैसे फुट स्टेप्स रखने चाहिए जिससे कि आराम से अर्निंग हो सके इस सेक्टर में? फ्रीलांसिंग के मामले में ना, पता है मेरे को भी इस चीज़ में बहुत लेट हुआ। मैं बहुत पहले से फ्रीलांसिंग प्रॉपरली स्टार्ट कर सकती थी कि अब तो बहुत ही अच्छा हो गया है कि मेटा एड्स हमेशा से थे, फेसबुक एड्स हमेशा से थे। आप एड बूस्ट पे कितने भी पैसे लगाओ और आराम से आपको क्लाइंट्स आ जाते हैं। मतलब हर क्लाइंट नहीं कन्वर्ट होता, पर सबसे ईजीएस्ट मेथड आज के मामले में सिर्फ यही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये है कि आप मेटा एड्स पे जाओ, अपना ऐड अच्छे से क्रिएट करो, ऑडियंस अच्छे से सिलेक्ट करो, ढंग से ऐड डालो और फिर आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं। मतलब आप मिनिमम ऑफ 1000 रुपीज़ खर्च करोगे और उसके बदले में आपको 3 to 4 thousand का भी मिनिमम क्लाइंट मिल जाता है 4-5 दिन में। तो मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ इट नहीं है, वो बहुत वर्थ इट है उस मामले में। आप 4 दिन में अगर 4-5 हज़ार कमा ले रहे हो फॉर अ बिगिनर, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आपको जॉब में कितना घिसना पड़ेगा, पूरे महीने के लिए काम करना। मेरी फर्स्ट जॉब जो थी उसकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपीज़ थी और मैं लिटरली दिन में 10-10 ब्लॉग्स के ग्राफिक्स करती थी जिसमें 5 से 6 पेजेस के ग्राफिक्स होते थे। तो वो बहुत ही अंडर पेड था। करेंटली मतलब अभी तो मैं इतना चार्जेस में डिस्कस नहीं करूँगी, पर सबसे बेस्ट मेथड इस टाइम पर ये है कि अगर आप खर्च कर सकते हो 1000 रुपीज़ या 800 रुपीज़ के आसपास, तो आप फेसबुक मेटा अपना एड्स का पेज बनाओ, मेटा एड्स डालो, अपना पोर्टफोलियो रेडी रखो और जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको आप एटलीस्ट काम दिखा दो। कि मतलब काम दिखाने के लिए तो ऑब्वियसली होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि पोर्टफोलियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो आप जब तक कोई नहीं देखेगा तब तक आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा कि आपको काम आता है। ठीक है, जब तक पोर्टफोलियो नहीं देखेगा तो इंसान को पता नहीं चलेगा कि आपको एक्सपीरियंस है फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनिंग में। भले ही फ्रीलांसिंग है, कैसे भी कराओ या आपने सीखा ही क्यों ना हो, चाहे आपने कहीं से वर्क कॉपी करके क्यों ना सिखाओ, क्योंकि सब जो ग्राफिक डिजाइनिंग इंसान कोर्सेज से करता है ना, उसमें सबको यही सिखाया जाता है कि आपको ये डिज़ाइन है, सर्टेन डिज़ाइन है, इसको क्लोन करो, तब धीरे धीरे करके आप डिज़ाइन करना सीख जाओगे। सेम डिज़ाइन बनाओ, सेम लोगो बनाओ, तो आपको थोड़ा नॉलेज होगी क्रिएशंस की। तो वही जब आप प्रोजेक्ट्स अच्छे से पोर्टफोलियो अपना पोर्टफोलियो ढंग का बिल्ड करोगे, आप अपना एसेंस दिखाओगे कि मैं मेरा ये एसेंस रखता है, मैं मिनिमलिज्म वाला इंसान हूँ, या मैं बोल्ड फिट वाला, मैं बोल्ड स्टफ वाला इंसान हूँ, तो वो पोर्टफोलियो जब तक नहीं बनेगा तब तक ये भी है कि क्लाइंट्स भी आके कुछ नहीं देखने के बाद में हुआ तो वो क्या बोलेंगे कि मुझे कुछ दिखाओ। फिर वो कहेगा मुझे सैम्पल दो, तो सैम्पल भी आप फिर फ्री में बनाओगे, क्या फ़ायदा होगा, है ना? तो अपना मतलब बेसिकली आज के मामले में टाइम टाइम इज़ मनी। तो आप अगर सैंपल भी दे रहे हो तो आपको वो पेड सैंपल के लिए भी अपना पोर्टफोलियो उनको दिखाना ज़रूरी है, ताकि आप दिखा पाओ कि हाँ भाई मैं इतना काम करता हूँ। इसलिए अगर आपको सैंपल देखना है तो आपको पे करना पड़ेगा।
ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरा ये होती है कि एक ये बहुत मेहनत का और बहुत ही टीडियस वर्क लगता है मुझे। मतलब मैंने भी सोचा था करने के लिए जब मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रही थी, कि आप नए ब्रांड्स ढूंढो, सर्च करो जाकर, और उन पर आजकल तो बहुत जगह आपको ऐसे टिप्स मिल जाएंगे जहाँ आप अपकमिंग बिजनेसेस या स्मॉल बिजनेसेस का एक साथ इकट्ठा कांटेक्ट निकाल सकते हो। उनको रीच आउट करो फिर, टेक्स्ट के थ्रू, मिस के थ्रू, या किसी, या फिर सबसे बढ़िया मेथड तो यही है कि आप किसी यूट्यूबर को रीच आउट करो, उसको टेक्स्ट, उसको मेल करो कि मैं आपके थंबनेल्स डिज़ाइन रीडिज़ाइन कर सकता हूँ, उसको एक अपना रीडिज़ाइन मेथड दिखा दो। मतलब जो भी आपका जॉनर है, किसी को सिर्फ यूट्यूब थंबनेल्स बहुत अच्छे बनाने आते हैं, किसी को सिर्फ लोगोज बहुत अच्छे बनाने आते हैं, किसी को सिर्फ पोस्ट बहुत अच्छे बनाने आते हैं, तो वो आप या तो जनरेट पे, या तो स्पेसिफिक पे जाओ, तो आप जाओ किसी पे भी, जिसका भी जिस भी जॉनर का आपको लगता है कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब थंबनेल है, तो आप उस टाइप के बंदे के पास जाओ, उसको मतलब वर्ड मेलिंग स्टार्ट कर दो बेसिकली, कि ये यूट्यूबर्स हैं, सबको आप अपना वर्क और ये सब भेजो कि मुझे ये आता है, इफ़ यू वुड लाइक टू गेट योर थंबनेल्स मेड बाय मी, या फिर अगर आपको सैम्पल्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर लो, ऐसा वैसा। और डेली 10 से 20 या 20 से 30 लोगों को कोल्ड मेलिंग करते रहो। तो या तो वहाँ से एक ना एक क्लाइंट गलती से कन्वर्ट, मतलब एक ना एक क्लाइंट कन्वर्ट हो सकता है अगर आपका काम अच्छा है देखने में, क्योंकि हर कोई काम देख के ही आएगा, ऐसे नहीं है। या तो फिर ये होता है कि बहुत ही बढ़िया अपना सोशल मीडिया ग्रो कर लो ग्राफिक्स के मामले में, कि इंसान आपके पास सामने से काम कराने आए कि आई सॉ योर प्रोफाइल, इट वाज रियली गुड एंड आई वुड लाइक टू गेट दिस डन बाय यू, आई वुड लाइक टू गेट माई वेबसाइट डिजाइन बाय यू। तो या तो इस तरह से हो सकता है। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, फिर अब ये होता है कि अब तो लिंक्डइन और अपवर्क, फीवर और फ्रीलांस जैसे वेबसाइट्स, या जॉब्स फॉर यू जैसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्रीलांस आप प्रोजेक्ट्स पिकअप कर सकते हो, डाले होते हैं लोगों ने। तो उनको उन कॉन्टैक्ट्स पर जाओ और उनसे पिच कर लो अपना प्राइस या अपने चार्जेस की, मैं ये डिज़ाइन कर सकता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है, एंड यू कैन पिक अप अ डिज़ाइन फ्रॉम देयर। जैसे कि और अगर जैसे बहुत लोग ऐसे भी जिनको लगता है कि अगर हम जॉब ढूंढ रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में तो हमको नहीं मिल रही, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको बस अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग बहुत ही चूजी हो जाते हैं अप्लाई करने के मामले में, फॉर समबडी लाइक अ बिगिनर, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग में जो एक्सपीरियंस बंदा है ना, कॉर्पोरेट फील्ड में या प्राइवेट जॉब फील्ड में, उसको तो मालूम है कि जॉब कहाँ से मुझे मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस, उसको कोई भी ले लेगा। बट जो बिल्कुल ही फ्रेशर है ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि हमको तो जॉब मिल नहीं रही ग्राफिक डिजाइनिंग पे, पर क्योंकि वो लोग बहुत चूजी होते हैं। ऐसा नहीं होता फ्रेशर के मामले में, आपको स्टार्टिंग में जो काम मिलता है ना, अगर जॉब के मामले में मैं कहूँ, तो आपको करना ही पड़ता है। अगर आपको फील्ड में घुस के एक्सपीरियंस लेना है, पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो आप सबसे बेस्ट ये है कि कुछ टाइम कहीं जॉब करो, वहाँ पे जो भी आपने काम करा उसको अपने पोर्टफोलियो पे पिकअप कर दो, और साथ साथ में कुछ कुछ नए नए डिज़ाइन बनाते रहो, तो आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता रहता है कहीं जॉब करते हो। उसके बाद छोटे फ्रीलांसिंग कर लो, क्योंकि थोड़ा ना आपको जॉब के टाइम पे करते करते ना कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं, कुछ नए टूल्स, कुछ चीज़ें तो सीखने को मिलती हैं। तो मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रीलांसिंग में एकदम से खुश हो, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं जो टेक्स्ट करते हैं, जो इनको लग रहा है कि हाँ भाई, ये इंसान मुझे काम दे सकता है, दे टेक्स्ट में कि हाँ हम ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपको चाहिए तो हम आपके लिए काम कर सकते हैं। तो ये भी कोल्ड मेलिंग होती है कि आप किसी का ऐड देखो, उसको टेक्स्ट कर दो, क्या पता किसी पे वर्कलोड ज़्यादा है तो वो आउटसोर्स कर दे आपको काम, ये भी करा जा सकता है। तो फ्रीलांसिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। बस ये कि बहुत वैसे सर्च के मामले में या अपने आप प्रमोट करने के मामले में मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन में एक बंदे को मैसेज करोगे और वो आपको पिकअप कर लेगा। 30 दिन में से 30 ही लोग को मैसेज कर पाओगे ऐसे? 10 एटलीस्ट करना जरूरी है, सो दैट यू हैव 300 पीपल ऑन योर हैंड, आउट ऑफ दीज 300 4 और 5 भी कन्वर्ट हो जाते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू फॉर बिगिनिंग। तो मैम बहुत ही अच्छे तरह से आपने एक्सप्लेन कर दिया। मैम अब मैं थोड़ा सा और चीज़ों में जानना चाहूँगा। अब हमने रिसर्च कर रहा था मैं, लिंक्डइन में क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स की जॉब्स निकलती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ कॉमन नोटिस की है कि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ साथ उनसे अनदर वर्क भी बहुत करवाते हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, ये सब कुछ हो गया। तो ऐसी चीज़ों में एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर को क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं आजकल? आजकल जैसे कि अब ये एक नया है कि इन लोगों को यूआई यूएक्स डिजाइनर के साथ साथ ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए होता है। अब कोई इंसान जिसने सिर्फ अपने करियर में स्टार्टिंग के नाम पर यूआई यूएक्स डिजाइनिंग का ही पूरा मतलब डिग्री ही यही करी कि वेबसाइट डिजाइन करनी है, और वो बेचारा जॉब ढूंढ रहा है, पर आजकल सबको ही चाहिए कि हमको
थोड़े में बहुत कुछ मिल जाए पैकेज में, पर पैसे कोई नहीं देना चाहता। तो उन लोग के साथ फिर यही प्रॉब्लम आ जाती है कि जॉब में जाने के बाद फिर वो सीखते हैं वो चीज़ें, क्योंकि उनको उस फील्ड में टिके रहना पड़ता है, उनको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। पर अगर आपके इंटरेस्ट की चीज़ है ना, कि मतलब जैसे कि मैं भी हूँ, मेरा भी है, मैं भी सोशल मीडिया मैनेज कर सकती हूँ एट दिस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम, मैं वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकती हूँ, मैं इस टाइम में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर रही हूँ। तो अगर आप मतलब मल्टीटास्किंग कर सकते हो तो यू कैन पिकअप। पर ये है कि फिर आपको ना थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा ना कंपनी में या अपने बॉसेस के सामने ये चीज़ थोड़ा सा आप क्लियर रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि आप मेरे पे सारा ही वर्कलोड डाल दो, कि एक ही दिन में मैं सब कुछ करूँ, कि मैं डिज़ाइन भी आज ही बनाऊंगी, पोस्ट भी आज ही करूँगी। तो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी इंसान को नहीं पिकअप नहीं करनी चाहिए। आप या तो मना कर दो या फिर उनको ये बोलो कि प्रायोरिटाइज करें एक टाइम पर, बिकॉज टू मच ऑफ वर्कलोड कोई भी नहीं कर पाएगा। तो क्लैरिटी और इन कॉन्वर्सेशन होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मामले में। अगर लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके साथ हमको ये स्किल भी चाहिए, ऐसे स्किल वाले लोग मिल जाते हैं, मैं खुद ऐसे स्किल वाली इंसान हूँ। पर ऐसे स्किल फिर वही है ना कि या तो वॉलंटरीली इंसान करने के लिए रेडी हो। जो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर है उसको आप ऐसे बोल दो कि नहीं नहीं, ज़्यादा काम नहीं, सिर्फ पोस्टिंग का काम है। ऐसा नहीं होता, सोशल मीडिया में बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, आप भी जानते हो कि क्या टाइमिंग, जो पोस्ट टाइमिंग का एक एक मिनट से कितना कितना फर्क हो जाता है। यस, वो तो पर है। आजकल तो सोशल मीडिया के साथ एसईओ भी चाहिए सबको, हाँ जी। तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। तो अब उस पर भी इंसान रिसर्च करे। पर जो कर रहा है सिर्फ उसको पता है। तो मेरे को मतलब मुझे तो ये लगता है कि जो लोग ये हायरिंग इस तरह से हायरिंग पोस्ट कर रहे हैं ना, एटलीस्ट दे शुड ऑल्सो बी हैविंग अ नॉलेज, दे शुड ऑल्सो बी सीइंग एटलीस्ट कि कितना टाइम जाता है इस चीज़ को करने में। कोई 2 सेकंड का कॉपी सिंपल चैट जीपीटी का काम नहीं है। खैर, होता चैट जीपीटी वाला काम है, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ आपको उसके पीछे से बड़ा इतना सारा रिसर्च करना पड़ता है ना, वो नहीं समझ पाते हैं। खुद को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिफोर पुटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, कि भाई हमको ये चाहिए, पर ठीक है आप उस बंदा एडजस्टेबल हो जाए, वहां पर जाकर सब कुछ पूरा वर्कलोड ना आए उस पर। मैम, ये बहुत अच्छी चीज़ डिस्कस आपने की है, और यही चीज़ मैं लोगों के साथ शेयर भी करना चाहूँगा कि बेसिकली आजकल काफ़ी कंपनीज ऐसी हायरिंग निकाल रही है, और मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव था इस चीज़ पे। तो ये आप थोड़ा सा समझ के करो, और इस चीज़ पे कमेंट ज़रूर किया करो लिंक्डइन पोस्ट के नीचे, जिससे कि लोगों हम्म। में और एचआर्स में ये अवेयरनेस आए। एंड मैम, हम्म। अब हमने काफ़ी थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें डिस्कस कर ली। बैक टू योर जर्नी मैम। जब हम्म। आप ट्रांजिशन किया, अब आप फ्रीलांसर में हो, पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरेंट्स कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं इसलिए बात करना चाहूँगा, इस पर मैं क्लियर आउट करूँगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत अलग टाइप से सोचते हैं, उनकी जनरेशन बहुत अलग है। लेकिन आज पूरा ही सब कुछ सिनारियोस चेंज हो गए हैं आज के टाइम पे। सो क्या रहा था, और अब क्या उनका फीडबैक रहता है? पीएचडी का जो मेरा एडमिशन है वो 2024 में ही मैंने करा करा था, मेरे को सीट भी मिल गई थी। तो उनका एक्सपेक्टेशन तो ये था, बिकॉज माय फादर इज़ आल्सो अ साइंटिस्ट। उन्होंने भी यहीं से अपना बैचलर्स करा है, मास्टर्स चंद्रशेखर आज़ाद से करा है, और पीएचडी भी यहीं से करी है, यहीं से पढ़े हुए हैं, वो यहीं पढ़ा रहे हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज में ही पढ़ा रहे हैं। तो उनका तो ये एक्सपेक्टेशन था। और मेरे मतलब पूरी फैमिली में ही ऐसे बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग हैं, तो उनका सबका यही था एक्सपेक्टेशन कि ठीक है, अब बैचलर जिस दिन बैचलर्स में एडमिशन हुआ था उसी दिन ये एक्सपेक्टेशन सेट हो गई थी कि ये डॉक्टर बन के निकलेगी यहाँ से पीएचडी की डिग्री लेके। पर विद टाइम जैसे ये इमेजिन इमेजिन किया ना मैंने अपने आप को इस लाइफ स्टाइल में पूरे टाइम पूरी ज़िंदगी के लिए, वो मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी, और वो मुझे बहुत एंग्जाइटी दे रहा था ये चीज़ कि मैं पूरी लाइफ ये करूँगी, मैं कुछ नया नहीं बना पाऊँगी। तो मैं जो बहुत इस चीज़ को लेके बहुत टाइम इस चीज़ को लेके स्ट्रेस रहा, डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि मैं क्या करूँगी। बट एट द एंड मैं थोड़ा सा अपने आप को हल्का सा ढीठ बनाया इस चीज़ में कि नहीं, कोई कितना कुछ कहे, मुझे इस चीज़ को पिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं आज बुरी बन जाऊंगी, लेकिन अगर मैं इनके मन का कर लेती हूँ तो ये मेरे लिए लाइफ पूरी ज़िंदगी के लिए बुरा बन जाएंगे। अभी अगर मैं थोड़े टाइम के लिए इनके लिए बुरी हूँ कि ठीक है, ये इसने अपनी लाइफ थोड़ी सी ख़राब कर ली है या लाइफ में गलत चॉइसेस पिकअप कर ली, पर जब मैं कल इसी फील्ड में जो मैंने खुद से चूज़ करी, जिसमें मैं सेटिस्फाइड, खुश और प्लस एक्सेल कर रही होंगी, जब और अच्छा कर रही होंगी, आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ एट माई बेस्ट, बिकॉज ये बेस्ट नहीं है, वो बेस्ट होगा जब वो लोग भी मानेंगे, वो लोग भी दूसरों से कहेंगे कि हाँ हमारा बच्चा ग्राफिक डिज़ाइनर है। अभी उनको नहीं समझ में आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है, क्योंकि अब जाके उन्होंने धीरे धीरे ये चीज़ समझी है कि यूट्यूबर होना क्या होता है, क्योंकि मेरा ब्रदर यूट्यूबर है। और
He has 1.6 lakh subscribers on his channel. He's a music producer, he is a singer, and he's also an editor. Or right now, he's doing a business in AI video generation for music videos for lot of clients with a very great budget. तो अब जाके वो लोग, क्योंकि अब लास्ट में बात सिर्फ पैसे की रह जाती है, जब घर वाले देख रहे होते हैं कि इंसान का स्टैंडर्ड पैसे के हिसाब से चेंज हो चुका है, कमा रहा है बस अपने लिए अच्छा कर पा रहा है, अपने मन की चीज़ें ले पा रहा है, तो वो उस टाइम के लिए सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो अभी तो ये थोड़ा स्ट्रगल, अभी भी मैं स्ट्रगल फेज में ही हूँ कि मैं उनको अंडरस्टैंड करा पाऊँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मेरे फादर ने मेरे को रिक्वेस्ट कराई, फॉरेन जाके पीएचडी कर लो। हम तुमको फॉरेन भी भेज देंगे, बस तुम पीएचडी कर लो। तो मुझे अभी भी ये है कि हाँ, मेरी मदर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं कर रही हूँ और मैं इस फील्ड में ही आगे करूँगी। पर पुरानी जनरेशन, और स्पेसिफिकली जब घर में सब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं ना, मेरी मदर भी गवर्नमेंट जॉब वाली, मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब वाले, तो उनको ये रहता है ना कि बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब में रहे, आराम ही आराम है। पर ऐसा कुछ नहीं होता, आजकल नहीं रह गया आराम, इस चीज़ का कुछ नहीं रह गया। और विद द चेंज ऑफ टाइम पेस, और इस टाइम पे ट्रेंड एंटरप्रेन्योरशिप का हो चुका है, हर बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई किसी के अंडर नहीं करना चाहता, अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहते हैं सब। और मतलब स्पेसिफिकली वो लोग जिनको पावर चाहिए, जिनको अपने डिसीजंस पे पावर चाहिए, इनको किसी के अंडर काम करना नहीं पसंद, अपनी शर्तों पे काम करना पसंद है, वो इंसान एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। और आइडिया भी होगा बहुत लोग के पास, एग्जीक्यूशन की बात रह जाती है। तो वो अभी ना जो हमारी वाली जनरेशन है, इससे पिछले, जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो वाली जनरेशन, उससे पिछली जनरेशन को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उससे भी पिछली वाली जनरेशन फार्मर्स थे, लेबरर्स थे, ऐसे लोहार थे, ये सब चीज़ें करते थे। तो उनके लिए तो वही था ना कि हमारे बच्चे की दुकान खुल जाए, तो वो तो ये एक्सपेक्ट करते थे कि हमारे बच्चे की दुकान खुल जाए। उस टाइम पे ये ट्रेंड चल रहा था, पर बच्चा दुकान नहीं खोल रहा था, बच्चा तो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाह रहा था। तो उस टाइम पे सबने फाइट मारी पढ़ने के लिए। फिर वो गवर्नमेंट जॉब का ट्रेंड आ गया, सब गवर्नमेंट जॉब निकालने लगे, उस टाइम पर थी भी, अब नहीं है इतनी। तो सब गवर्नमेंट जॉब निकालने लग गए, तो अब उनको गवर्नमेंट जॉब वाला माइंड सेट है कि अब वो हमसे चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब निकालें। पर इस टाइम पर ये है कि भाई हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबको ही थोड़ा सा ढीठ बन के स्टैंड लेना पड़ता है। तो इस टाइम में मैं उस फेज़ में हूँ कि मैं चाहती हूँ कि एक्सेप्ट कर लें। पर अभी फ़िलहाल मेरी मदर थोड़े से एक्सेप्टेंस में, मेरे फादर थोड़े से एक्सेप्टेंस में नहीं है। धीरे धीरे करके वो, जैसे मेरे ब्रदर के मामले में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज ही इज़ अर्निंग गुड, ही इज़ डूइंग गुड फॉर हिमसेल्फ। जब मैं भी उतना अच्छा करने लगूंगी, तो आई गेस वो लोग मुझे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। बट हाँ, गर्ल्स और बॉयज़ के मामले में चीज़ें अलग होती हैं। गर्ल्स का ये होता है कि भाई शादी करनी है, उनके पास तो दो ही ऑप्शन है, या तो ये हमारी मर्ज़ी की पढ़ाई कर ले, या तो शादी कर ले, क्योंकि ऑब्वियसली एज। तो उस मामले में थोड़ा सा गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ना, ये करियर अपने मन से चूज़ करना स्पेसिफिकली थोड़ा हट के बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। तो अभी तो स्ट्रगल ही चल रहा है, अभी कोई खास टेक नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जल्द ही बात उन्हें समझ आएगी, क्योंकि बिकॉज आपने बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाए हैं और इसी कारण हमने आपको ढूंढ पाए हैं। एंड वन मोर थिंग, मेरी काफ़ी लोगों से बात होती है, जैसे लड़कियां काफ़ी न्यू बिजनेसेस में हैं। हमारे पूरे शो में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फील्ड्स चुनी हैं और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड चुनी है। तो वो लड़कियों ने ये करेज दिखाई है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी के मन में ये डाउट होता है कि लड़कियां ये फील्ड चुन के एक सिक्योर जॉब कर रही हैं कि एग्रीकल्चर करके सिक्योरिटी है, तो मैं ये कहूँगा कि लड़कियां हर फील्ड को फोड़ सकती हैं, उनको आप टाइम दो। एंड मैम कर भी रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा लेकिन समय के साथ आप समझ जाओगे। तो ये मैं करेक्ट कहूँ। है। तो मैम बहुत अच्छा हमें पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, एंड मे बी इन फ्यूचर पेरेंट्स को भी ये चीज़ें समझ आएंगी। अब मैम, मैं आपसे एक चीज़ जानकारी जानना चाहूँगा, एक ब्यूटीफुल सी क्लाइंट स्टोरी जो आपकी लाइफ में आपको याद हो, या क्लाइंट स्टोरी या आपकी जॉब मेमोरी जो अभी तक आपको याद हो और आपके कैरियर में बहुत ही अच्छी रही है। हाँ, एक स्टोरी है। आ, मतलब ये तो मेरे रीसेंट क्लाइंट की है, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा अच्छे से मेरे को मेमोरेबल रह गई, और एक सबसे फर्स्ट क्लाइंट की स्टोरी है मेरे। ही इज़ ऑल्सो फ्रेंड ऑफ माइंड, लाइक ही इज़ अ स्कूल सीनियर। तो सबसे पहले मैं वो बताती हूँ कि, क्योंकि वो मेरे सबसे फर्स्ट क्लाइंट, मतलब फर्स्ट क्या, फर्स्ट पेड क्लाइंट थे, जिनने मतलब ही सपोर्टेड मी अ लॉट। कि जब मैंने इलस्ट्रेशन स्टार्ट करे, तो ही रीच्ड आउट टू मी एंड ही वाज लाइक कि मेरा एक इलस्ट्रेशन बनाओ।
ठीक है, एंड इट वाज पेड, ही पेड मी। उसके बाद लाइक ही वाज लाइक ही लव्ड इट सो मच, उन्होंने इसको इतना अप्रिशिएट किया कि ही गॉट लाइक he got made approximately 5 to 6 illustrations of himself, अलग अलग तरह से, मतलब अलग अलग तरह के पिक्चर्स देके ही सेट कि मेरे को ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, ये वाला, एंड आई गॉट मेनी प्रोजेक्ट्स फ्रॉम हिम। उसके बाद उनका एक प्रोजेक्ट था जो कि ये था, इलस्ट्रेशन था, उनके पास जावा है लाइक, ठीक है, तो ही पोस्टेड दैट, एंड दैट आई गॉट सो मैनी क्लाइंट्स हु हैव जावा टू गेट देयर पोर्ट्रेट्स डन, illustrations डन बाय मी, कि उनके खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, दे ऑल्सो आस्क मी। उसके बाद उन्होंने, उनको मेरा वर्क स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग में मुझे अब देख के तो अपना वर्क इतना रिफाइंड नहीं लगता स्टार्टिंग वाला, पर उनको उस टाइम पे इतना वैल्यूएबल लगता था कि देवर लाइक कि नहीं मुझे इस फोटो का भी चाहिए, इस फोटो का भी चाहिए, एंड आई वॉज लाइक, I was head over heels in thing, like in the beginning only I'm getting so much of work. I was, मतलब वो क्लाइंट बहुत ही मेमोरेबल, क्योंकि उन्होंने मेरे से अपनी मदर के लिए जो उनका ब्रांड स्टार्ट करवा रहे थे उसके लिए स्टिकर्स भी बनवाए थे, उसके लोगो भी बनवाए थे, मतलब उन्होंने बहुत बहुत कोशिश करी थी इस चीज़ में हेल्प करने में कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में कैसे और अच्छा कर लूँ। एंड अभी भी वो मेरे साथ ही हैं, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही स्टिल गेट्स प्रोजेक्ट्स फॉर मी। तो एक तो वो सबसे पहले क्लाइंट थे जिन्होंने इतना सारा मुझे काम, मतलब इन टर्म्स ऑफ काम भी बहुत हेल्प करा और बहुत अप्रिशिएट करा और आइडियाज़ भी दिए कंटेंट के लिए, बिकॉज ही वॉज अ जर्नलिस्ट एट दैट टाइम, ही वॉज वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट। तो उस चीज़ में वो मुझे कंटेंट के लिए भी बहुत गाइड किया करते थे स्टार्टिंग में, कि इस टाइम पर ये चल रहा है, जैसे कि वर्ल्ड कप की पिक्चर थी सचिन की वर्ल्ड कप के साथ, तो लाइक कि ये बहुत वायरल चल रही है, तुम इस पर बना दो, ये हो रहा है, इस पर बना दो। तो वो उस मामले में क्लाइंट के साथ साथ मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे, उन्होंने मुझे और भी नए आइडियाज़ दिए इलस्ट्रेशंस के लिए। तो वो तो खैर कुछ प्राइवेट इंडिया प्रोजेक्ट्स थे, तो उनके लिए मैंने वो करा। और अभी एक रिसेंट क्लाइंट थे मेरे जिनके लिए मैंने इतना ज़्यादा पेड में, बहुत ज़्यादा पेड में वर्क नहीं करा, उस टाइम पे मैं डिस्काउंटेड ऑफर चल रहा था, तो मैंने उनको पिच करा था। पिच क्या करा, वो लोग मेरे पास लोगो के लिए आए थे, तो मैंने उनका लोगो डिज़ाइन करा, बट इट वॉज लाइक कि बहुत ही मिनिमम मनी में मैं उनका लोगो डिज़ाइन कर रही थी, ठीक है, बट उन मैंने उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया इस चीज़ में कि आपको जैसा जो भी चीज़ चाहिए वैसा ही बनाऊंगी। मैंने उनको बिल्कुल बहुत ही पेशेंटली ट्रीट किया। मैं मतलब सारे ही जितने भी मेरे क्लाइंट्स रहते हैं मैं उनको वैसे ही ट्रीट किया था जैसे बाकी मेरे क्लाइंट्स है, कि हाँ आप प्रायोरिटी हो, आपको जो चाहिए मैं वो बनाऊंगी, ये नहीं कि मेरे को जो आता है या मुझे आपके लिए जो अच्छा लग रहा है मैं वो बनाऊँ। वो मैं लिबर्टी तब लेती हूँ जब सामने से क्लाइंट मुझे देता है कि हाँ आप, आपको जो ठीक लग रहा है आप बनाओ और हमको सजेस्ट करो। उनके दिमाग में आइडिया था, उनके दिमाग में विजन था, उसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने बहुत सारे इटरेशंस करे, मतलब लिटरली एक लोगो को बनाने में 15 दिन लगे, और एक लोगो के एक एलिमेंट के पीछे, जस्ट फॉर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द लोगो, उसके लिए इतनी मेहनत लगी, इतनी मेहनत लगी, मतलब जिसको पूछो मत। बीच में मुझे भी ऐसा लगा कि यार मैंने कितने कम, मतलब इतना वर्थ इट है भी नहीं और उसके पीछे मैं इतनी माथापच्ची कर रही हूँ। पर जब वो खत्म हुआ ना काम, जब वो लोगो बन के मैंने बना के उनको दिया, इट वॉज लाइक अ नॉर्मल लोगो फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए तो सारे प्रोजेक्ट्स ही हैं, पर उनके लिए तो वो चीज़ लोगो जो क्लाइंट बनाने आता है उसके लिए लोगो एक ऐसी चीज़ होती है ना कि वो मेरा कस्टम चीज़, मेरा बिजनेस रिप्रेजेंट करता है, मेरा सपना रिप्रेजेंट करता है वो लोगो। तो वो जब उनके लिए कम ट्रू हो गया ना, उनका ड्रीम कम ट्रू, तो उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, इतने मैसेजेस करे, स्मृति वी रियली अप्रिशिएट, वी लव योर वर्क, एंड वी रियली अप्रिशिएट कि आपने हमको इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, इतना पेशेंटली हमको ट्रीट करा, कि मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ के लिए भी आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो, आपने बिल्कुल हमारा, हमको जैसे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही एक्सैक्ट बनाया। उसके बाद वो दोबारा एक और प्रोजेक्ट लेके आए, एक पोस्टर बैनर का मेरे पास, उनके बैनर के पीछे भी 20 दिन लगे मुझे, बैनर की एक फोटो के लिए, ब्राइड की एक फोटो के लिए। उसके पीछे भी मैं जनरली, क्योंकि मैं करने को तो ये भी कर सकती हूँ ना कि ठीक है जो मुझे लगा के दो, मेरे पास तो है स्टॉक फोटो, मैं तो कर दूंगी, पर मुझे ये था कि जैसा उनको चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, मैंने उस चीज़ के मामले में उनको उस वे में बहुत पेशेंटली ट्रीट किया। तो उस वो बैनर खत्म होने के बाद भी उनका मैसेज आया कि मतलब उन्होंने बहुत प्रेस करा, मतलब वो बहुत स्पेशल क्लाइंट हो चुके हैं इस मामले में, कि मतलब ऐसे बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स यूजुअली ऐसे होते हैं कि उनका काम हो गया उसके बाद दे डोंट कांटेक्ट यू और एनीथिंग, बट दे कीप कांटेक्टिंग मी, दे कीप मैसेजिंग मी,
और सबसे बड़ी चीज़ कि यूजुअली गर्ल्स इतना अप्रिशिएट करती नहीं दूसरी लड़की को इस मामले में। गर्ल्स आर वेरी, मैं तो लड़की होने के नाते भी ये चीज़ बता रही हूँ कि गर्ल्स जल्दी अप्रिशिएट नहीं करती किसी दूसरी लड़की को। अगर वो अप्रिशिएट कर रही है तो जेन्युइनली आप कुछ अच्छा कर रहे होगे, तब कर लियो। तो वो तो पूरा दोनों ही मेरे फीमेल क्लाइंट्स ही थी, तब उन्होंने इतना अप्रिशिएट, इतना जेन्युइनली मुझे टेक्स्ट करे कि मतलब सचमुच में हम आपको बहुत जगह रेफर करेंगे, जितनी जगह हो सकता है हम आपको रेफर करेंगे, और हम अपकमिंग अपने सारे प्रोजेक्ट्स आपसे ही कराने वाले हैं। तो वो रिलेशन उनसे अच्छा बन गया, तो वो भी मेरे लिए बहुत स्पेशल क्लाइंट है एट दिस पॉइंट। तो मैम बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, और मैं ऐसी स्टोरीज को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी होता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही ग्रो करते रहो। तो आपके मन की बात जानना चाहेंगे हम 2 मिनट हर पर्सन को देते हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, और वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन्स में आपको मैं कंसीडर करूंगा, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी जर्नी शेयर की है। मैं बहुत कम लोगों को ये कहता हूँ, तो आपके पास ये 2 मिनट्स है, आप अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, जो आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, और या फिर आप अपने कुछ पर्सनल थॉट्स शेयर कर सकते हैं। तो ये 2 मिनट्स आपके पास हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जतिन, थैंक यू फॉर दिस अप्रिसिएशन, कि आपने इतना कंसिडर करा कि मैं वर्थ इट हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मुझे ना अपना जर्नी, मैं बहुत टाइम से चीज़ सोची थी कि या तो सिर्फ मैं अपनी खुद की ही वीडियो बना के डालती हूँ, ब्लॉग डालती हूँ जिसमें मैं अपनी जर्नी पूरी शेयर करूँ, बट आई डोंट नो, आई मैनिफेस्टेड इट समवेयर कि अब सामने से आ गया कि चलो अपना जर्नी शेयर करो आप। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि मेरे को शेयर करने का मौका मिल गया विदाउट मेकिंग माई ओन एफर्ट, कि हाँ मुझे खुद ही एडिट करना है, ये भी करना है, खुद डायलॉग, खुद पूरा सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो इतना टेक्निकल बातें कर रही हूँ कि मुझे ना ये सब टेक्निकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिमाग चलता रहता है कि यार इस चीज़ के ना ये हाँ करना जी। पड़ेगा। तो जैसे कि यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ, मुझे तो बैठे बैठे ही करने को मिल गई अपनी जर्नी शेयर। आप ही ये वीडियो लोगे, यही आप एडिट करोगे, आप ही इसको डालोगे, तो मैम मेरी तो कुछ मेहनत ही बात मैम करनी आपकी मेरे साथ। मेहनत ये है ना, आपने एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, हम लोगों के एक्सपीरियंस चुराते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि इन एक्सपीरियंस से आप अपनी लाइफ को लेवल अप करो। हमने आपसे बहुत बढ़िया हम्म। चीज ले ली, आपने अपनी जर्नी के साथ आप हमें एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, टेक्निकल सोसाइटी का प्रेशर शेयर किया। तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा अच्छे लोग और इस सेक्टर में बढ़ पाएंगे। तो मैम हमने बहुत चीजें आपसे गेन कर ली हैं। तो ये है, बाकी एडिटिंग तो हम करने के लिए बैठे हैं, तो टाइम लगेगा उसमें वो तो लगेगा हाँ, वो तो लगता ही है बहुत। हाँ जी। तो तो बस मैम मेरा इतना ही कहना है कि यार ना, ड्रीम जैसे फॉलो करते हैं ना, तो मुझे पता है कि पेरेंट्स भी थोड़ा सा टफ हमारे लिए इसलिए कर देते हैं ताकि वो ये जान ले कि हम इस चीज़ के हम वो ये जान लें कि हम इस चीज़ के लिए श्योर है कि नहीं, और हम भी अपने आप को टेस्ट कर ले कि हाँ जो जो चूज़ करिए कोई टेम्परेरी है, टाइम पास के लिए तो नहीं, क्योंकि मुझे बस ये फैसिनेटिंग लगता है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, करियर चूज़ करते हैं, कुछ टाइम करते हैं, बोर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर खराब सब। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि पेरेंट्स टफ इस चीज़ के मामले में बनाते हैं, पर दोनों पार्टीज़ को इस वे में थोड़ा-सा मैच्योरली, थोड़ा-सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वर्क करना चाहिए कि आप एक-दूसरे के लिए इस चीज़ को बस टफ मत बनाओ। ना बहुत पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल ही रोक देंगे, बिल्कुल ही रिटेलिएट कर देंगे। मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कुछ नहीं करा कि वो रिटेलिएट कर गए। वो उन्होंने कहा भाई तुझे करना है अपनी मर्ज़ी का, तू कर ले, तू टाइम ले ले। तो कर लेगी तो बहुत अच्छी बात है, तू नहीं करेगी तो ये तो तेरे पास लौटने के लिए है ही पीएचडी। अगर तुझे लग रहा है कि तू बस इस पढ़ाई से बोर होके ये कर रही है तो। पर आई आई हैव माई माइंड सेट टुवर्ड्स दीज टू थिंग्स, नंबर वन इज ग्राफिक डिजाइनिंग एंड नंबर टू इज फिटनेस। तो ये दो चीज़ों के लिए मेरा तो माइंड सेट है, मैं तो उसको करना चाहती हूँ। तो वही है कि थोड़ा दोनों तरफ से सबको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, हल्का सपोर्ट। मतलब अगर आप किसी को रोक, मतलब खराब, मतलब किसी को कोई चीज़ करने से, वो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस बात को, कि अगर आपको नहीं, आपको पसंद नहीं है ना, तो उस चीज़ के लिए आप अगले को रोको भी मत, आप उसको डिस्टर्ब मत करो, बस करने तो दो, थोड़ा सा मौका तो दो करने का। अब उसने इतने साल, किसी ने आपके, अब आप ना पेरेंट की बात कर रही हूँ, इतने साल अगर आपके बच्चे ने आपके ड्रीम के लिए आपके ड्रीम के लिए दिए, तो आप उसको 2-3 साल क्यों दे सकते हो उसके ड्रीम के लिए? कोई घट नहीं जाएगा, वो उसकी ही लाइफ के लिए वो चूज कर रहा है। तो वो थोड़ा सा आपको उतना टाइम, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स, प्लीज थोड़ा सा टाइम अपने बच्चे को अपने लिए भी दे दो,
कि वो अपने लिए अगर चाह रहा है कि उसको लगता है कि मैं कोई चीज़ कर सकती हूँ, या मेरे को इस करियर से इस करियर में जाके मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि गर्ल्स के लिए मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको अपनी फ्यूचर लाइफ का नहीं पता है कि क्या होगा, वो कैसे घर जाएंगी, या कैसा आगे उनका घर निकलेगा। मतलब ये सच्ची बात है, ऐसा नहीं कि हाँ, कि मतलब शादी सबको हर किसी ने किसी दिन करनी है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है आजकल, की लोग पूरी लाइफ अकेले रहते हैं। तो यस। वो है कि गर्ल्स के मामले में स्पेसिफिकली थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा कोऑपरेटिव रहना चाहिए, या आप थोड़ा सा टाइम उनको दे दो, क्योंकि वो बाकी की अपनी पूरी लाइफ ऑलरेडी किसी और के घर में जाने वाले हैं, तो उनको वो थोड़ा सा मोमेंट दे दो अपने लिए, तो वो बहुत खुश रहेंगे अपनी लाइफ में, आपको पूरी लाइफ थैंक करेंगे कि मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे थे। Okay, so for your getting your designs like logos, blogs, and any kind of graphics, reels editing हो गया, social media management हो गया, और आपके logo हो गए, business cards, brochures, posters, everything. I have literally everything in my pocket. Pitch deck भी, blogs for IT companies भी, blogs for any kinds of, आप किसी भी genre में हो, आप किसी भी टाइप के ब्रांड में हो, आपको कोई भी ग्राफिक वर्क कराना है, तो you can contact me through my social media handle, which Jatin will be linking. Its name is Glow Kamal, और या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो glowkamal@gmail.com पे, एंड अदरवाइज आई हैव अ नंबर जिसपे आप कांटेक्ट करके आप मेरे से बिजनेस रिगार्डिंग डिटेल्स पूछ सकते हैं कि विच एवर सर्विसेज यू वुड लाइक टू हैव, एंड आई प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज फॉर यू, एंड यू विल बी सेटिस्फाइड विद माई वर्क। तो मैम बहुत ही दैट इज बढ़िया ऑल फॉर लगा। माई वर्क प्रोफाइल। तो बहुत ही बढ़िया लगा आपके बारे में जान के, और ये प्रॉपर आपकी मन की बात के बारे में जान के। थैंक्स टू द कमिंग टू द शो, क्योंकि बहुत अच्छा इंसाइटफुल हमें नॉलेज मिली है आपके, एंड ये काफ़ी लोगों की लाइफ को चेंज करेगा। और एक गर्ल जो प्रॉपरली स्टैंड लेकर रखा है आपने एक गर्ल होके, तो ये बहुत और लड़कियों को भी इन्फ्लुएंस करेगा अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। थैंक यू मैम। Thank you, Jatin, for giving me such a nice opportunity to share my views plus my take on everything, और इतना लिबर्टी देने के लिए कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से रख पाई, मैं मैसेजेस भी अच्छे से दे पाई, तो उसके लिए रियली आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ओके मैम। ने मतलब कैसा लगा, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, क्योंकि 21 एपिसोड था तो मैं बहुत एक्साइटेड था यार, मैं क्या बनाऊँ, मैं क्या बनाऊँ। तो डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड थी जो मुझे भी बहुत प्यारी है, क्योंकि मैं थंबनेल डिज़ाइन करता हूँ, वीडियो एडिट्स करता हूँ, तो एक ऐसी फील्ड जिसमें बहुत सी चीज़ें थी। बाकी हमने कुछ सोशल टॉपिक्स भी ब्रिंग करने की कोशिश की है इस एपिसोड में, तो बहुत सी चीज़ें आपको एज एन पर्सन सीखने को मिली होंगी। सब्सक्राइब बटन दबा देना भाई, क्योंकि मेरे लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होता है, और मैं चाहता हूँ कि हम बहुत बड़ी फैमिली बने, जिससे कि मैं भी कुछ बड़े लेवल के एपिसोड्स प्लान कर पाऊँ। एंड इसी के साथ एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, एज एन सोसाइटी हमें भी बहुत सी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। मैं ओपनली बोलना चाहूँगा, कहीं ना कहीं हमारे घरों में, हमारे आसपास ये चीज़ें कॉमन होती हैं कि हम किसी को जज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस एपिसोड की रिलेटेड नहीं मैं कह रहा, वैसे भी कह रहा हूँ, मान लो कि किसी का बेटा म्यूज़िक में काम कर रहा है या गेम प्ले करके वीडियोस बना रहा है, तो हम यार ये कह देते हैं ये यूट्यूबर है या ये ऐसी फील्ड में है। तो आप सभी को मैं एक कहना चाहूँगा कि पहले तो हर फील्ड का सपोर्ट करो, और सपोर्ट के साथ रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छी चीज़ है, को भी आप करोगे तो आपको भी मतलब आपको भी मिलेगी वो चीज़। तो पहले तो अपना विज़न क्लियर करो आसपास सोसाइटी में, तभी आप आने वाले लोगों को या अपने आसपास जो सोसाइटी है उसे सुधार सकते हो। क्योंकि हम हमेशा सेकंड पर्सन को टारगेट कर देते हैं कि यार ये पर्सन ऐसा है या ये पर्सन ये कर देगा तो बढ़िया हो जाए, लेकिन हमें खुद एज एन सोसाइटी उस चीज़ को चेंज करना होगा। और जेबी टॉक शो भी इसी कारण एग्जिस्टेंस में आया है। हमने काफ़ी ऐसे टॉपिक्स सोच रखे हैं जो सोशली हम बदल सकते हैं अगर हम एक ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन करें इस रिलेटेड। इसी के साथ 21 एपिसोड कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड हमें बहुत ही बढ़िया फील्ड पे कर रहे हैं। फाइनेंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, आपके पैसे कैसे बचाने हैं। तो बहुत ही भाई फॉर्मल एपिसोड है भाई, मैंने सिंपली कहता हूँ बहुत फॉर्मल है। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके लिए तो मस्ट ही रहेगा। टैक्स के रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें हैं उस एपिसोड में, बहुत ही
बढ़िया एपिसोड बना है। एंड इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आऊँगा नेक्स्ट मंडे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन हिट कर दो, और यहाँ पे एक छोटा सा JB टॉक शो का छोटा सा लोगो आ रहा होगा, उस पर टैप कर दो, सब्सक्राइब बटन को दबा दो, बस यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।